हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को। जितने भी टाइप्स से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो एफेजिया और लैंग्वेज डिसऑर्डर को डिस्टिंग्विश करना आप सीख लें, क्योंकि मोस्टली पीपल जो है कंफ्यूज करते हैं बिटवीन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड एफेजिया। लैंग्वेज डिसऑर्डर और एफेजिया जो है टोटली अलग फिनोमिना है। ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। सो एफेजिया को मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ एफेजियाज एक्सेट्रा सब कुछ। सो एफेजिया के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं किसी भी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, यानी लैंग्वेज सेंटर में कोई इम्पेयरमेंट आ जाए, कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से लैंग्वेज या प्रोड्यूस नहीं होगा या कंप्रीहेंड सही तरीके से नहीं होगा, उसको एफेजिया कहेंगे। जबकि लैंग्वेज डिसऑर्डर किसे कहेंगे? लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। यानी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाता है। ये प्रोडक्शन के रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सप्रेशन के रिलेटेड भी हो सकता है। सो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर। सो बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर उन प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जो कि लैंग्वेज के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, आपको फेस हो सकते हैं। मे बी ग्रामर में, सिंटेक्स में, मॉर्फोलॉजी में, सिमेंटिक्स में या दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में लैंग्वेज डिसऑर्डर किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। सो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स दे अकर whenever there is a problem in the brain regarding the processing of linguistic information properly process नहीं होगा, तभी कोई प्रॉब्लम होगा जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर हम कहेंगे। ब्रॉडली लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या टू मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फिर फर्दर सब टाइप्स में बहुत ज़्यादा है। सो पहले हमारे पास आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये रिसेप्शन के रिलेटेड है। लैंग्वेज को आप किस तरह रिसीव करते हो, इसमें लिसनिंग के रिलेटेड, साउंड्स को किस तरह कॉम्प्रिहेंड करते हो, उसके रिलेटेड है। सो व्हेन अ चाइल्ड फेस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग या व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज टू हिम, कि लैंग्वेज के थ्रू उसको क्या कम्युनिकेट किया जा सकता है। बच्चा जब वो समझता नहीं, कंप्रीहेंड नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको यानी रिसीव नहीं करता, उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। देखते हैं कि जब एक चाइल्ड इसके अंदर स्ट्रगल करता है, कोई चीज़, कोई नॉट चीज़ मीनिंग उसको कन्वे की गई है और वो उसको समझ नहीं पाता, ये स्ट्रगल्स विद द कॉम्प्रिहेंशन, सो इसको रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू अ पर्सन और यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, द रेट ऑफ रिकॉग्निशन स्लो हो, तो उसको भी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे, कि वो स्पोकन कन्वर्सेशन को समझता नहीं। लाइकवाइज रिटन वर्ड, इसके अंदर रिटन वर्ड भी आता है, रिटन कम्युनिकेशन भी आता है, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। दूसरा जो कैटेगरी हमारे पास है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी ये एक्सप्रेशन के रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज के रिलेटेड है, जिसमें प्रॉपरली आप अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते यूजिंग लैंग्वेज। और चिल्ड्रन विद द एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू नेम ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों के नाम वो नहीं दे सकते, स्टोरीज नहीं बता सकते, नरेट नहीं कर सकते, जेस्चर सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस नहीं, यानी जेस्चर सही तरीके से नहीं कर सकते, और किसी अपने मीनिंग को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहेंगे। सो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, यानी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि मोस्टली पेशेंट्स में पाए जाते हैं। दीज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, मैंने कहा था। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, इसके सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू समथिंग, वो सुनेगा नहीं, यानी आप उसको बोलते जा रहे हो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही। ये मोस्टली क्लासेस में भी ऐसा होता है, जब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ना हो, टीचर जितना भी बोले उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। द पर्सन डजंट वांट टू लिसन
to whatever speaking to him, or whoever is speaking, or whatever is conveyed to him. And when you tell stories to children, it seems they are not interested in listening to that story. For example, आप किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगी. फॉर इंस्टेंस, if a teacher is giving an assignment in a class and teacher gives certain instruction, for example, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैंड रिटन होने चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, और स्टूडेंट सुन नहीं रहे, तो बाद में वो पूछते हैं कितना पेजर कहा था, हैंड रिटन कहा था. ये मोस्टली सीआर्स को बहुत तंग करते लड़के, बार बार पूछ के. सो उनको ये रिसेप्टिव डिसऑर्डर होता है, वो सुनते नहीं है. बट वंस द टीचर डिपार्ट्स, ये यही बात कही गई है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डुप्लीकेटेड सेंटेंसेस. डुप्लीकेटेड सेंटेंसेस को आप नहीं समझ सकते. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से यू नीड टू टेक दैट बुक, इट्स फॉर चैप्टर थर्ड स्टेंजा. सो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज होंगे, क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सिमिलरली, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस देम, यानी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स को, लिंग्विस्टिक आइटम्स को आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते. यू टेक टाइम to gather the sounds you want to produce and you cannot find a proper word. आपको proper word नहीं मिल रहा होता है अपने ideas को, thoughts को convey करने के लिए. So आप hesitate करते हो, you give a lot of gaps to produce a certain word, और कभी inappropriate word produce करने लग जाते हो. Different forms of impairments या language, यानी सब categories या दूसरे जो types है, उसमें से पहला आता है सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी ये सेंसेस के रिलेटेड है. कौन से सेंसेस? ये आपके विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी देखने के रिलेटेड, ब्लाइंड, अगर बच्चा ब्लाइंड हो. और दूसरा जो है डेफनेस, अगर सुन नहीं पाता हो. सो दिस आर द डिफ़िकल्टीज इफ़ समबडी इज़ स्पीकिंग टू यू बट यू कैन नॉट सी द पर्सन. कोई आपसे बात कर रहा हो और वो आपको नज़र नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोन पे बात कर रहा हो और समवेयर एल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हो. सो द वर्बल बिहेवियर यहाँ पे मिसिंग है. सो व्हेन यू लुक एट समबडी एंड समबडी सेज थैंक यू, सो उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, ये सारे भी कन्वे कर रहे होते. दे टेल्स हाउ द पर्सन इज सेइंग थैंक यू टू यू. उसके पीछे भी मीनिंग है. व्हेन यू हैव रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, यू डोंट हैव द एफेजिया. मैंने डिस्टिंग्विश किया था. अगर रिसेप्टिव डिसऑर्डर है, दिस डजंट मीन कि आपको एफेजिया है, बट द रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज वहाँ पे स्लो होगी. फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है एप्रेक्सिया. एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी स्पीच में जो प्रॉब्लम हो. द रेट ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन बहुत स्लो होगी. ये कब होगी? यानी स्पीच के जो नर्व्स है या मैनेवर द मोटर सिस्टम हैज़ एन इंजरी, उसमें इंजरी हो जाए तो प्रॉपरली जो है कम्युनिकेट नहीं होगा. यू हैव दिस एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच. यू आर प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज, आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट द मोटर सिस्टम आपका जो है वो उसको सही तरीके से जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता प्रॉपरली. यू कैन नॉट इमिटेट दोज मूवमेंट्स. इन द प्रैक्टिस ऑफ स्पीच यू कैन नॉट इमिटेट साउंड्स को आप प्रॉपरली इमिटेट नहीं कर पाएंगे, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है बहुत ही स्लो होगी. अगला हमारे पास आ जाता है डिसलेक्सिया. डिसलेक्सिया या इसको डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है. ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है लर्निंग टू रीड फ्लुएंटली. आप रीड सही तरीके से नहीं कर पाते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मूवी है तारे ज़मीन पर, जिसमें वो लड़का देखो, वो जब वो बोर्ड पे देखता है तो वो वर्ड्स डांस करने लगते हैं. सो उसको डिसलेक्सिया है. दिस इंक्लूड्स डिफ़िकल्टी विद द फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल डिकोडिंग, प्रेसिंग स्पीड, ऑर्थोग्राफिक कोडिंग या ऑर्थोग्राफिक राइटिंग को ही कहा जाता है. ठीक है. ऑडिटरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी, लैंग्वेज स्किल्स या वर्बल comprehension या repeat naming, इनके related problems. So dyslexia most common learning difficulty है, read सही तरीके से नहीं कर पाता. So it is mostly common children के अंदर common होता है. इस condition में you cannot recognize letters को recognize नहीं कर सकते. तारे ज़मीन का मैंने आपको बता दिया, वो बच्चा उनको डिस्टिंग्विश नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, सब कुछ उसके आंखों के सामने डांस करने लगते हैं प्रॉपरली एंड मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. अगला जो है डिस्ग्राफिया.
डिसग्राफिया यानी राइटिंग के रिलेटेड। सो राइटिंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो उसको डिसग्राफिया कहेंगे, डिसऑर्डर हो। हेयर द इम्पेयरमेंट इज़ इन राइटिंग, बट हेयर इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट सही तरीके से लिख नहीं पाता, उसकी हैंड राइटिंग अजीब होगी, दे हैव प्रॉब्लम्स इन राइटिंग और जनरेटिंग कोहेरेंट सेंटेंसेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। देयर आर मिसिंग सर्टेन डिसऑर्डर्स इन डिस्कोर्स मार्कर्स, वो जो है सही तरीके से यूज़ नहीं करता, वो मिस होते हैं। या ही इज़ अनेबल टू डेवलप अ कनेक्शन बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस के बीच में, यानी कोहेरेंस नहीं होगी, इन कोहिजन और कोहेरेंस नहीं होगी। एंड दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन राइटिंग सर्टेन टेक्स्ट और दे मे हैव द मॉर्फोलॉजिकल, लेक्सिकल या ग्रामेटिकल इश्यूज। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन डिसेबिलिटी है, बेसिकली डिस्ग्राफिया एक ट्रांसक्रिप्शन डिसेबिलिटी। इट इज़ राइटिंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द इम्पेयरमेंट हैंड राइटिंग या ऑर्थोग्राफिक, ये भी ऑर्थोग्राफी भी राइटिंग को ही कहा जाता है ना, कोडिंग या फिंगर सीक्वेंसिंग। फिर स्पीच डिसऑर्डर किसे कहेंगे, इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। स्पीच डिसऑर्डर को मैं डिस्कस करूँगा, इसके भी टाइप से ये अलग है लैंग्वेज डिसऑर्डर से। सो स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच इम्पेयरमेंट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जहाँ पे नॉर्मल स्पीच डिसरप्ट होती है। ये जो है स्टटरिंग के फॉर्म्स में भी हो सकता है या स्टैमरिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग क्या है, बेसिकली ये जो है उसको कहते हैं, वो कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसिंग साउंड्स, यानी जो हकले और समथिंग, क्या वो कहते हैं उर्दू में, एग्जैक्टली वर्ड मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। सो यू प्रोलॉन्ग सर्टेन साउंड्स, यानी हेजिटेट कर पाते हो, सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, टाइम लेते हो, राइट। तोतला, यस तोतला। सो यू आर रिपीटिंग स्टेमर, ये तोतले को कहते हैं। यू आर रिपीटिंग एंड prolonging, sorry, then you know I'll do it. So this is the kind of stuttering. Some people say this may be because of genetics की वजह से भी ये हो सकता है, या उनको कोई प्रॉब्लम हो, ट्रॉमा इन द पास्ट, या सर्टेन मेडिसिन्स वो लेते हैं, या फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी ये होता है। सो स्पीच डिसऑर्डर को अलग से डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारे पास आ जाता है वो ADHD आता है, यानी इट स्टैंड्स फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसमें बेसिकली अटेंशन के रिलेटेड है, आप सही तरीके से अटेंशन नहीं कर पाते हो, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो, सो जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आती, मीनिंग समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंशन नहीं होती। द पेशेंट कैन नॉट फोकस अटेंशन ऑन थिंग्स, यानी एक चीज़ पे वो फोकस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को देख लें, फिजिकली तो वो क्लास में होता है, मेंटली कहाँ घूम रहा होता है पता नहीं। सो वेन एवर यू आर टोल्ड सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट कंसीव देम प्रॉपरली। आगे टीचर क्या बोल रहा है, स्टूडेंट को कक समझ में नहीं आती। सो यही ADHD की वजह से होता है, बिकॉज यू लॉस अटेंशन, यू कैन नॉट फोकस इन शॉर्ट, यू आर सिटिंग समवेयर, फिर आपका माइंड कहीं पे होता है, and people are telling you certain things and you don't listen to them। और उसके अलावा ये जो victims होते हैं ADHD के, they are unable to focus on one thing, you cannot focus on multiple things। ये एक बात है कि एक साथ आप multiple things पे focus नहीं कर सकते, right। multiple चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है, एक चीज़ पे focus नहीं रहता, so ये ADHD है। मल्टीपल थॉट्स आएंगे आपके जहन में, वी स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और सिमिलरली हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा, यू कैन नॉट फोकस, यही है ADHD हाइपर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीटास्किंग करते हो या मल्टीपल थिंग्स करते हो, एंड वन ऑफ सिम्टम्स इज़, अगर आप क्लासरूम में हैं, टीचर, ये मैंने एग्जांपल दिया था। फिर अगला जो है, यू इंटरेक्ट विद द पीपल, इट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी किसे कहेंगे कि आप दूसरों को जो है इंटरप्ट करते हैं, यू इंटरप्ट पीपल वाइल पीपल आर टॉकिंग एंड यू डोंट लेट देम फिनिश एंड यू आर प्लेइंग अ गेम, यू सी इट व्हेन it's your turn coming, you are very anxious to your turn, and similarly if you have something to say you say it without any restraint। फिर दूसरा जो है इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है वो है इकोलेलिया। इकोलेलिया बेसिकली ये क्या है, मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स,
फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पैरोटिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, पैरेटिंग वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैरेट करता है ना, तोता रट लगाता है। सो यही इसी फिनोमिना को इकोलेलिया कहा जाता है। आप वर्ड्स को जो है रट लगाते हो, मीनिंगलेस रिपीटिशन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू मल्टीपल थिंग्स, यानी 3 या 4 चीज़ें एक साथ करने का बोले तो आप पैरेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर से आपको दुकान भेजा है, फिर कहा है कि आपने क्या लाना है, आपने टमाटर लानी है, आपने दही लाना है, आपने प्याज लाना है। तो फिर आप माइंड में जो है उनको रिपीट करते हो, दही प्याज, 1 किलो दही, 2 किलो प्याज, आधा केजी टमाटर, इस तरह के। सो इस तरह मिक्स करके आप भूल जाते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टीचर ने आपको कहा है कि ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, देन ब्रिंग अ ब्लैंकेट फ्रॉम रूम। फिर आप रिपीट करने लगते हो, देखो आप कहेंगे बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, ब्लैंकेट फ्रॉम रूम, इस तरह का। सो यू आर पैरेटिंग बर्ड, एट टाइम्स यू फॉरगेट योर ओन रिपीटेशन। फिर रिपीट करते करते आप कंफ्यूज करेंगे और भूल जाएंगे सब कुछ। डाउन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दिस अकर्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, एक्स्ट्रा कॉपी बनेगा इस क्रोमोसोम का। सो ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। योर क्रोमोसोम्स के अंदर दे कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ आ जाए तो इसका सीरियस फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। इट्स टिपिकल एसोसिएट किया जाता है फिजिकल ग्रोथ डिले के साथ। फिर करेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स होंगे, या माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी आपकी। और एवरेज आईक्यू ऑफ अ यंग एडल्ट विद डाउन सिंड्रोम जो है उसकी एवरेज आईक्यू 50 होगी। सो इसका ये मतलब है कि उसकी मेंटल एज जो है 8 से 9 ईयर्स की होगी। आल्दो एज में वो बड़ा होगा, 20 का होगा, लेकिन उसकी मेंटल एज 8 से 9 ईयर्स ही रहेगी। सो इट इज़ इसके जो है लाइफ लॉन्ग कासेस से, डेवलपमेंटल डिले से, और दूसरे सीवियर कासेस हो सकते हैं। ये जो है इट कैन नॉट बी क्योर, इसका कोई क्योर नहीं। कुछ ऑप्शन से कुछ मिटिगेट करने के कुछ तरीक़े हैं, लेकिन कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। पीपल नेवर ग्रो बियॉन्ड 7 to 8 ईयर्स, उनकी जो है ग्रोथ नहीं होती, यानी मेंटल ग्रोथ, और दे रिमेन इमेच्योर एंड दे कैन नॉट डू देयर थिंग्स और थिंग्स इन देयर लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑटिज़म आता है। ऑटिज़म जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी इम्पेयरमेंट सोशल इंटरेक्शन में कोई इम्पेयरमेंट आ जाए उसको ऑटिज़म कहेंगे। यानी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ, अकेला रहना पसंद करते हैं, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होती। सो आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, लोगों को अवॉइड करते हो। सो ये ऑटिज़म है। रिस्ट्रेंट या रिपीटेटिव बिहेवियर, एंड इट्स अ कंडीशन इन विच चिल्ड्रन जो है उनकी न्यूरॉन्स डेवलप होती है, देयर न्यूरो डेवलपमेंटल एक्टिविटी डजंट हैव अ प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन को। उनकी जो प्रॉपर न्यूरो डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जब न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे थे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन के लिए उनकी सही डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा या बैड एक्सपीरियंस या इस तरह के कुछ कि जिसमें आप लोगों को अवॉइड करते हो। द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड दैट सिम्टम्स become parent before a child is 3 years old। और ऑटिज़म जो है अफेक्ट करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, या किस तरह नर्व सेल्स और उनके साइनेप्सिस सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते, एंड हाउ दिस अकर इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। और लास्ट हमारे पास जो है वो है सवांट सिंड्रोम जो है बहुत ही रेयर कंडीशन है, जिसमें लोग उनकी जो है वेरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और जिसकी वजह से उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी बहुत इंटेलिजेंट या एक्सेप्शनल होते हैं, यानी नॉर्मल लोगों से। इंक्लूडिंग ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दे हैव अमेजिंग एबिलिटी और टैलेंट। फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग्स को देखे, ठीक है, आल्दो डिसेबल थे, लेकिन सवांट सिंड्रोम उनका आईक्यू बहुत हाई था। दिस कंडीशन कैन बी
जेनेटिक या इनबॉर्न भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। और ये जो समान स्किल्स है कोएग्जिस्ट करते हैं वेरियस न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के साथ, एंड इट्स अ कंडीशन जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, फॉर एग्जांपल क्रिश मूवी को देखे, मैजिकल पावर्स इस तरह, या हाई आईक्यू लूसी मूवी को देख ले, या स्टीफन हॉकिंस को देखे। इन मेमोरी दे आर ग्राफ्टेड onto a more basic brain dysfunction and rises from a developmental disability or some other forms of central nervous system disorder। और ट्रीटमेंट को देखा जाए तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की अलग अलग ट्रीटमेंट है। दे हैव अ फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन लाइफ एंड दिस कैन बी लीड टू पुअर फिजिकल सोशल इंटरेक्शन वगैरह, एंड challenges with the receptive expressive can lead to a reading challenges। सो इन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए पेरेंट्स या गार्डियंस दे शुड एक्सरसाइज पेशेंट एंड केयर डीलिंग विद द चिल्ड्रन मैनेजिंग लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। फिर उसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट या केयर गिवर्स जो है उनको प्रोवाइड करे, कंफर्ट प्रोवाइड करे चिल्ड्रन के लिए जिनको ये मसाइल दरपेश है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।